नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों की। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आप बच्चों ये जान लीजिए कि आज की आधुनिक दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है, जिसके द्वारा बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। चाहे वो विपणन हो, मार्केटिंग हो, कोई भी आर्थिक क्रिया हो, वो परिवहन के बिना संभव नहीं है। तो जो परिवहन है बच्चों, इसके बहुत सारे साधन होते हैं। प्राचीन काल से ही हमने देखा कि कुछ अ, परिवहन हम सड़कों के माध्यम से करते हैं, जिसको हम रोड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर इसके अलावा बहुत शुरू में समुद्र के रास्ते भी ढेर सारा व्यापार होता था, तो इसको हम जल परिवहन या वाटर परिवहन के अंतर्गत डाल देते हैं। इसके अलावा रेल परिवहन आज के आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी खोज है, रेल परिवहन। तो ये रेल परिवहन है, ये भी एक महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो आज के इस मॉडर्न इकोनॉमीज के हिसाब से समय की कमी को देखते हुए परिवहन को बिल्कुल कम समय में करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो वायु परिवहन है या एयर ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों। तो ये कुल मिला जुला कर परिवहन के 4 सबसे प्रमुख साधन हैं: सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, लेकिन इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं या परिवहन में नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो पेट्रोल और नेचुरल गैस हैं, उनका परिवहन किया जाता है। क्योंकि बच्चों, आपको पता है कि जो पेट्रोल होता है या प्राकृतिक गैसें होती है, नेचुरल गैसें होती हैं, उनका मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है वो खाड़ी देशों में, सऊदी अरब वगैरह की तरफ होता है। तो वहां से वो कैसे यहां पर लाई जाए, उसके लिए पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल पाइपलाइंस हैं। इसके अलावा इंडिया में अगर मुंबई पोर्ट पर ये आ जाते हैं या फिर और जगह पे आ जाते हैं, तो वहां से भारत के विभिन्न कोनों में, विभिन्न हिस्सों में कैसे ये जाएंगे, उसके लिए भी इन पाइपलाइंस का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो कुल मिलाजुलाकर बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो ट्रांसपोर्टेशन पे होगी, परिवहन पर होगी, और परिवहन के विभिन्न साधनों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे: सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले जिस परिवहन के साधन की हम लोग बात करेंगे वो है जल परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या तमाम स्टेट सर्विसेज की, डीएसएसबी की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, वहां से जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्टेशन से जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे, और इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। जल परिवहन का सबसे पहला पॉइंट बच्चों, आप ये समझो कि भारत में परिवहन का या पूरी दुनिया में परिवहन का अगर सबसे सस्ता साधन कोई है तो वो है हमारा जल परिवहन। तो ये सबसे सस्ता साधन है, पहली चीज। इससे सस्ता परिवहन में कुछ भी नहीं है। अगर आप रेल से जाते हो, हवाई जहाज से जाते हो, सड़क परिवहन में बस, ट्रक, कार, टेम्पो, किसी से भी आप जाते हो, उन सब की तुलना में सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है बच्चों, वो जल परिवहन है। जल परिवहन स्पेशली 2 टाइप से होता है। एक इनर वाटर ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों, इन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि कोई भी देश अपने
अंदर जितनी भी नदियां उपस्थित है, अगर उन नदियों में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा डेवलप करे, जहाज वगैरह, छोटे छोटे बंदरगाह, छोटे छोटे हाल्ट बनाकर अगर नदियों के माध्यम से परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराए, तो उसको अंतरजलीय या अंतरदेशीय, बच्चों इसको हम हिंदी में अंतरदेशीय भी कह सकते हैं। तो ये जो अंतरदेशीय परिवहन है, अंतर्देशीय जल परिवहन, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये नदी के द्वारा होगा और साथ ही एक देश में ही होगा, यानी वो नदी जहां से जहां तक जाएगी उसके बीच में ये परिवहन होगा। और पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक जो मतलब है कि ये कहीं ना कहीं समुद्र के माध्यम से होगा, क्योंकि जितने भी बड़े बंदरगाह हैं, ये या छोटे बंदरगाह या बड़े बंदरगाह जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहां पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, बड़े बड़े जहाज बनाए जाएंगे, कंटेनर रखे जाएंगे, उन कंटेनरों में सामान लोड किया जाएगा। तो ये दोनों मेन जो है कि ट्रांसपोर्टेशन के मोड थे। इनर वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो नदियों के माध्यम से एक देश के भीतर ही किया जाएगा, और पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन जो समुद्र, महासागर, किसी भी तरीके से खाड़ी हो गया, सागर हो गया, इन सब के माध्यम से जो है कि विभिन्न देशों के बीच किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इनर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, जिसको हम अंतरजलीय जल परिवहन की बात करेंगे। अंतरजलीय जल परिवहन के लिए भारत में 1986 में पहली बार, बच्चों याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 को अनाउंस किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है 1986 में 3 नदियों के तंत्र में या 3 नदियों के सिस्टम में बनाया गया। एक उसमें था गंगा, दूसरी हुगली और तीसरी भागीरथी। तो गंगा, हुगली और भागीरथी नदियों के तंत्र में या नदियों के सिस्टम में इस नेशनल वाटरवेज नंबर 1 या NW1 को अनाउंस किया गया 1986 में। कहां से कहां तक अनाउंस किया गया बच्चों? तो इसको अनाउंस किया गया प्रयागराज यानी इलाहाबाद से ये स्टार्ट हुआ, और हल्दिया, ये जो हल्दिया है ये पड़ता है कोलकाता हुगली के पास, तो कोलकाता के पास ये गया। तो कुल मिला जुला कर भारत में जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो बच्चों ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है ये है, देखिए, नेशनल वाटरवेज नंबर 1। मैंने अभी बोला कि ये 3 नदियों का जो सिस्टम है, गंगा, भागीरथी और हुगली, इन्हीं 3 नदियों के रिवर सिस्टम में इसको बनाया गया है। इलाहाबाद से शुरू होगा, इलाहाबाद के बाद चुनार यानी मिर्जापुर, मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी, वाराणसी से होते हुए बलिया, बलिया से फिर बक्सर, फिर उसके बाद पटना, पटना से फिर आगे बढ़ते हुए भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का यानी कि बंगाल में पहुंच गया, बंगाल से होते हुए फिर कोलकाता और हल्दिया। तो ये जो हमारा जल परिवहन था, इसको पहली बार जो भारत सरकार ने एक ऑथराइज रूप में या एक सिस्टम के साथ जब स्टार्ट किया था, वो साल था 1986, और इसी साल NW1 अनाउंस हुआ था। उसके बाद लगातार हम लोग नेशनल वाटरवेज अनाउंस करते रहे। आज 2024 मई में हमारे पास कुल जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी संख्या 111 पहुंच चुकी है। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, SSC DSSB तमाम परीक्षाओं में जो मोस्टली अब तक क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो सिर्फ NW1 पर ही हुआ है, कि वो आपसे पूछेंगे कि भारत में NW1 किस साल अनाउंस किया गया। तो जो NW1 था वो बार बार मैं इसकी बात कर रहा हूं, NW1 1986 में 1986 में इसको अनाउंस किया गया।
तीन नदियां गंगा, भागीरथी और हुगली। इसके अलावा इसका जो टोटल लेंथ है इस हाईवे का, सॉरी वाटरवेज का, वो 1620 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक जाएगी, तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को देखते हैं। अपना यहाँ पर जो नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है, थोड़ी उसकी भी बात कर ली जाए। NW2, ये नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है बच्चों। और नेशनल वाटरवेज नंबर 2 आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच अनाउंस किया गया। ये जो है सदिया से धुबरी, आसाम में दो जगह है, एक जगह का नाम है सदिया और दूसरे जगह का नाम है धुबरी। तो सदिया से धुबरी के बीच ये दोनों जगह असम में है, अनाउंस किया गया। ये हमारा NW2 यानी नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है। और किस नदी में अनाउंस किया गया, तो ब्रह्मपुत्रा नदी में। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चन बच्चों बनेंगे, एक NW1 पर और एक NW2 पर। मोस्टली अब तक का इतिहास यही रहा है, NW1 और NW2 पर ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर किसी वजह से कोई नेशनल वाटरवेज न्यूज में आता है तो करंट अफेयर्स में वो पोर्शन ऐड होगा, फिर आपको अलग से उसको पढ़ना है। नहीं तो बच्चों आप NW1 और NW2 को अगर पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे NW3 जो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, वो कोलम से कोटापुरम केरल के बीच में है। NW4 जो है वजीराबाद, विजयवाड़ा, भद्राचलम, राजमुंदरी एवं काकीनाडा, यानी कि ये कुल मिला जुलाकर आंध्र प्रदेश की तरफ है। तो भारत में मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था कि 2016 तक नेशनल वाटरवेज की जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ 5 थी। तो भारत में उस समय नेशनल वाटरवेज टोटल 5 थे। लेकिन अचानक से 2016 में मोदी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने एक साथ 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिए। तो 2016 में भारत में 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। उसके पहले 1986 में हमारा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग था और 2016 तक हम सिर्फ 5 तक पहुंचे थे। लेकिन 5 में जब 106 नए आ गए, 2016 में जब 106 नए आ गए तो टोटल हमारे जो नेशनल हाईवेज थे, वाटरवेज थे, वो जुड़कर 111 हो गए बच्चों। तो अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल वाटरवेज हैं। तो वर्तमान में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में बच्चों याद रखिएगा NW1 और NW2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और आप यहां पे जानिएगा कि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ाने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण है, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण। ये जितने भी नेशनल वाटरवेज हैं 111, उनको विकसित करने को, उनका रख रखाव करने को, उनका देखरेख करने को जो सबसे बड़ी संस्था जिम्मेदार है उसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में की गई थी बच्चों। तो ये याद रखिएगा
1986 में भारत में अंतरजलीय या अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए बात की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, सबसे जो धमाकेदार क्वेश्चन बच्चों आता है कि ये जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यूपी के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा नामक शहर में आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। करेंटली इंडिया में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, NW1 और NW2 बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। 2016 जरूर याद रखिएगा जब भारत में 106 नए जलमार्ग घोषित किए गए थे। 1986 आपको याद रखना है क्योंकि उसी साल हमने पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, साथ में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया में शिपिंग की और जो बंदरगाह हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात अब करने वाले हैं भारत के बंदरगाहों की, पोर्ट्स की। पहले तो आप ये जान लो कि पोर्ट्स या बंदरगाह होते क्या है। किसी समुंदर या किसी नदी के किनारे एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो जहाज शिपिंग वगैरह होती हैं आकर रुकती हैं, वहां पे सामान लादा जाता है या उतारा जाता है। इस तरीके से एक कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में एक सेंटर है जहां पर चीजों को लोड किया जाता है या फिर उतारा जाता है। ये जो पोर्ट्स हैं जल परिवहन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोर्ट्स के विकास के लिए बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आज के डेट में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। तो सागरमाला परियोजना का मेन टारगेट जो है वो यही है कि बंदरगाहों का विकास करना, और बंदरगाहों का विकास करने के साथ साथ या इन सबको एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट करना। 2015 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया और बोला कि जो भी बड़े छोटे बंदरगाह हैं सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। और भारत में जो एक्सपोर्ट है, भारत का जो एक्सपोर्ट या निर्यात है उसको काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत में कोई भी सामान जो विदेशों को भेजता है वो बेसिकली कहां से भेजता है, तो वो पोर्ट्स के माध्यम से ही भेजता है। तो अगर हमारे देश में बंदरगाह अच्छे होंगे, अच्छे से विकसित हुए रहेंगे, वहां पे आधारभूत संरचनाएं होंगी, तो बहुत सारे जो व्यापारी लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपने सामान को क्या करेंगे, विदेशों में भेजेंगे। तो इस तरीके से बच्चों सागरमाला परियोजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी, एसएससी, किसी भी परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हो तो सागरमाला प्रोजेक्ट जरूर पढ़कर जाना। सागरमाला प्रोजेक्ट 2015 में वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मैं बार बार कह रहा हूं इसका मेन उद्देश्य यही था, बंदरगाहों का विकास करना और इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना। फिलहाल हम बंदरगाह की बात करते हैं। भारत में इस समय बंदरगाहों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में भारत के मेजर पोर्ट्स की। मेजर पोर्ट्स का मतलब बच्चों भारत के बड़े बंदरगाह। तो भारत में इस समय बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्या सरकार ने 13 डिसाइड कर रखा है। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार इस समय भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। और अगर इन बंदरगाहों को हम देखें तो जाहिर सी बात है कि बंदरगाह जो 13 अगर बड़े हैं, नदी के किनारे भी बंदरगाह हैं लेकिन वो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, तो बंदरगाह जो समुद्र के किनारे हैं वही बड़े बंदरगाह हो सकते हैं। और भारत में अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये साउथ इंडिया का, यही समुद्र से पूरी तरह से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में यहां पर अरब सागर है और भारत के जो पूरब में यहां पर बंगाल की खाड़ी है, और इंडिया के दक्षिण में हिंद महासागर है यहां पर।
तो भारत तीन तरफ से, तीन समुद्रों से घिरा हुआ है। इन्हीं तीनों समुद्रों के ऊपर बड़े बड़े बंदरगाह भारत में हैं। कुछ बंदरगाह अरब सागर की तरफ है और कुछ बंदरगाह बंगाल की खाड़ी की तरफ है। पहले तो नाम मैं आपको यहां पे बता दूं, अरब सागर की तरफ जो बंदरगाह है वो गुजरात में कांडला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में मुंबई और नुआहा सेवा, दो बंदरगाह यहां पर हैं। गोवा में एक न्यू मैंगलोर, सॉरी, गोवा में जो बंदरगाह है। इसके अलावा एक बंदरगाह आपको यहां कर्नाटका में मिलेगा न्यू मैंगलोर के नाम से। मार्मू गोवा के नाम से आपको गोवा में मिलेगा। इसके अलावा केरला में आपको मिलेगा कोचीन के नाम से। तो ये 5-6 बंदरगाह, जो टोटल 6 बंदरगाह हैं, ये आपको अरब सागर की तरफ दिखेंगे। बाकी 6 बंदरगाह आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ दिखेंगे। जैसे कि कोलकाता में जाएंगे तो कोलकाता हल्दिया, उड़ीसा में जाएंगे तो पारादीप, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, और तमिलनाडु में अगर आप आएंगे तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलेंगे, एन्नोर, कोचीन और तूतीकोरिन। तो 6 बंदरगाह आपको इस साइड, 6 बंदरगाह इस साइड, टोटल 12 बंदरगाह। एक बंदरगाह बड़ा और मिलेगा आपको अंडमान निकोबार पर, जिसका नाम होगा पोर्ट ब्लेयर। तो कुल मिला जुलाकर भारत में बच्चों बंदरगाह की जो एग्जैक्टली संख्या बड़े बंदरगाहों की है वो 13 है। पेपर में देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे अगर मैं यहां पे इनके नाम लिख दूं, कोलकाता हल्दिया, इसके अलावा ये उड़ीसा में है पारादीप, ये हो गया विशाखापत्तनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। अब बेसिकली डीएसएसबी आपसे क्या पूछेगी, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, विच वन इज द पोर्ट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल कोस्टल लाइन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है। अब बंगाल की खाड़ी के तट पर यहां से 3 नाम ले लेगा, एक इधर से नाम ले लेगा। तो आपको एग्जैक्टली सभी बंदरगाहों के लोकेशन आने चाहिए और सभी बंदरगाहों के बारे में कुछ विशेष बातें, जिसकी चर्चा हम लोग अब आगे करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग अब बंदरगाह की संख्या यहां पर देखते हैं। 13 बड़े बंदरगाह थे और 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे पहला जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। तो कांडला की बात की जाएगी। कांडला जो बंदरगाह है बच्चों, इसका जो लोकेशन है वो गुजरात में है। तो गुजरात होते ही आपको ये समझ जाना होगा कि ये बंगाल की खाड़ी पे होगा कि अरब सागर में होगा। तो बच्चों ये जो बंदरगाह है ये अरब सागर में होगा, क्योंकि गुजरात अरब सागर के तट पर है। इसके बाद कांडला का जो नया नाम है, इसका रिसेंटली नाम चेंज किया गया है और इसका नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया अभी रिसेंटली एग्जाम्स में, कई सारी परीक्षाओं में इन्होंने पूछा कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर डीडीयू पोर्ट, इसको डीडीयू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कांडला का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बंदरगाह हमारे लिए क्यों जरूरी है। बंदरगाह हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो चीजें पैदा हो रही है, अगर उसको विदेश में भेजना है तो हम जल परिवहन का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि जल परिवहन सबसे सस्ता है और उसके लिए समुद्र के रास्ते जहाज पे चीजों को लोड करके भेजा जाता है। ये जहाज पे जो चीजें लोड होंगी वो बंदरगाह पे ही होंगी। तो कुल मिला जुला कर अगर हमें विदेश से सामान मंगाना है या विदेश में सामान भेजना है, उसके लिए बंदरगाह बहुत जरूरी है। लेकिन कोई भी देश उतना ताकतवर तभी बन सकता है जब वो ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचे। अगर वो दुनिया से सामान खरीदने लगेगा तो उसकी जो ताकत होगी वो कम होगी।
क्योंकि उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दूसरों का सामान खरीदने में खत्म होगा। इसीलिए दुनिया के तमाम देश, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, वो ये कोशिश करते हैं कि वो दुनिया को अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेचे। इसी को भारत भी फॉलो करता है और भारत सरकार की भी लगातार कोशिश रहती है कि हम भी ज्यादा से ज्यादा सामान दुनिया को बेचे, यानी कि निर्यात करें। इसी पर्पज से भारत में पहली बार एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं निर्यात प्रसंस्करण केंद्र। ये जो निर्यात प्रसंस्करण जोन होते हैं कि या केंद्र जो होते हैं, इसका मतलब होता है कि भारत में ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर एक्सपोर्ट को प्रोसेस किया जाएगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। तो निर्यात प्रसंस्करण केंद्र भारत में पहली बार, यानी भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र किस बंदरगाह को बनाया गया, वो है कांडला, 1965। ये सन याद रखिएगा। एसएससी तमाम बार अपनी परीक्षाओं में रिपीट किया है क्वेश्चन कि द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच पोर्ट, दैट इज कांडला पोर्ट। द न्यू नेम इज डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बच्चों। तो ये जो कांडला या डीडीयू पोर्ट है, ये भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था 1965 में। इसके अलावा कांडला पोर्ट एक और काम के लिए जाना जाता है, इसको रसायन निपटान के नाम से भी जाना जाता है। ये रसायन निपटान केंद्र, निपटान केंद्र, इसका मतलब ये है बच्चों कि यहां पर जो केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज के जो खराब केमिकल्स या बचे हुए केमिकल्स हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस कांडला का एक और नाम होता है बच्चों, रसायन बंदरगाह। तो अगर कभी भी पेपर में आपसे वो पूछें कि किस बंदरगाह का नाम रसायन बंदरगाह है, तो आप जरूर बताइएगा कांडला। कांडला बंदरगाह के बारे में इतनी सारी चीजें आप जरूर याद रखिएगा। इसका लोकेशन गुजरात, अरब सागर। पंडित दीनदयाल इसका नया नाम, भारत का पहला प्रसंस्करण केंद्र, साथ ही ये भारत में रसायन निपटान केंद्र के रूप में फेमस है, इसीलिए इसको केमिकल पोर्ट्स भी कहा जाता है। अब हमारा जो बच्चों दूसरा बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई। अभी हम लोग अरब सागर के ही तट पर हैं, तो अरब सागर में अगला जो बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई पोर्ट। ये जो मुंबई पोर्ट है बच्चों, इसका लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, साथ ही अरब सागर के तट के सहारे है। तो ये दो चीज तो हर बंदरगाह में आपको जानना है कि वो किस स्टेट में और किस समुद्र के किनारे है। अब मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आने वाला है, इंडिया का अगर सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए, सबसे बड़ा बंदरगाह, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो किस बंदरगाह के द्वारा होता है बच्चों, तो वो है मुंबई पोर्ट। और इस मुंबई पोर्ट पर सबसे ज्यादा जहाजें आती हैं और यहां से जाती हैं, यहां सबसे ज्यादा सामान आता है और यहां से जाता है। तो मुंबई पोर्ट इज द इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट। और इतना व्यस्त होता है यह बंदरगाह कि इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए भारत सरकार ने इसके बगल में एक और पोर्ट विकसित कर दिया। अभी हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप एक चीज और इसके बारे में जान लेना कि ये जो मुंबई पोर्ट है, क्या यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है या फिर कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मुंबई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल पोर्ट है बच्चों।
इसका रीजन ये है कि ये पश्चिमी घाट के किनारे है। अरब सागर के तटों पे जो पहाड़ भारत में फैले हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट कहते हैं। वेस्टर्न घाट काफी कटे फिटे हैं जो अरब सागर से लगते हैं, और इन्हीं पहाड़ों के पीछे मुंबई बसा हुआ है। तो मुंबई एक तरीके से अपने आप विकसित हुआ बंदरगाह है। इसको विकसित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक दशाएं थी वो एक पोर्ट के लिए बहुत अच्छी थी। तो बंदरगाह, पहला हम लोगों ने जो बात किया कांडला, अभी जो हम लोगों ने बात किया मुंबई। एक और बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है उसकी भी बात करते हैं। इसका नाम है बच्चों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है। इसको जेएलएन पोर्ट भी कहते हैं, जेएलएन पोर्ट। इसका जो लोकेशन है मुंबई के ठीक बगल में एक जगह है नुआहा सेवा। तो ये मुंबई के ठीक बगल में नुआहा सेवा में लोकेट करता है। इसका अगर स्टेट देखा जाए कि किस स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र में आता है। इसको विकसित क्यों किया गया है? मुंबई के सब्स्टिट्यूट के रूप में बच्चों, मुंबई के सहायता के लिए या मुंबई के सहायक के रूप में विकसित यह बंदरगाह। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यह बंदरगाह क्यों मतलब बनाया गया, तो इसको सहायता के लिए। मुंबई पोर्ट्स पे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और इसकी व्यस्तता को कम करने के लिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को बनाए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है बच्चों, याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा कंटेनर जो है कि स्टोर करके रखे गए हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो अगला बंदरगाह है जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं वो है मार्मू गोवा। मार्मू गोवा, इस बंदरगाह का जो लोकेशन है बच्चों ये गोवा में है। पहले तो आप जान लेना कि अगर स्टेट पूछेगा कि ये बंदरगाह कहां पर है, तो आप बताइएगा गोवा में। और गोवा में कौन सी समुद्र तट या किस समुद्र तट पे है, तो आपको पता है कि गोवा अरब सागर के समुद्र तट के किनारे है। तो इसलिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं अरब सागर के बंदरगाहों की, तो इसका भी लोकेशन आप अरब सागर के तट पर देखेंगे। इसके अलावा इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी आपको याद रखनी है कि गोवा में एक नदी बहती है जुआरी रिवर। ये जो जुआरी रिवर है बच्चों, इस नदी के बिल्कुल मुहाने पर यह बंदरगाह स्थित है। जैसे बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, ठीक वैसे ही आप जुआरी रिवर के मुहाने पर मार्मू गोवा बंदरगाह को गोवा में देखोगे। तो ये जो जुआरी रिवर का जो माउथ है यहां पर ये लोकेट करता है। इसके साथ इसका एक और सबसे जबरदस्त जो जानकारी है बच्चों, ये कि भारत अपने उच्च क्वालिटी के या उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क को यहां से निर्यात करता है। स्पेशली जापान को। कई बार एक बार एसएससी कई बार एग्जाम में अपने पूछता है कि भारत जो हाई क्वालिटी का जो उसका आयरन है जिसको कहते हैं मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट हो जो बेस्ट क्वालिटी का लोहा है उसको इंडियन गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट करती है किस बंदरगाह से करती है, तो वो एक तो मार्मू गोवा है और दूसरा जो है कि कर्नाटका का न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। तो बच्चों यहां पर आप ये समझ जाइएगा कि जो मार्मू गोवा हमारा बंदरगाह है उससे रिलेटेड ये चार चीजें आप बिल्कुल याद रखिएगा। गोवा के समुद्र तट पर ये लोकेट करता है, अरब सागर का वो समुद्री किनारा है, जुआरी नदी का बिल्कुल मुहाना है जहां पर ये बंदरगाह स्थित है, साथ ही जापान को स्पेशली यहां से लौह अयस्क और भी चीजें निर्यात की जाती हैं।
उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला बंदरगाह है वो कर्नाटक में है, उसका नाम है न्यू मैंगलोर। हमारा अगला बंदरगाह है बच्चों न्यू मंगलोर। ये जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है, इसको सबसे पहले तो आप ये जानो कि किस स्टेट में है। तो नाम इसका है मैंगलोर, तो यानी कि यह है कर्नाटका में। बेंगलोर का छोटा भाई लग रहा है बच्चों, तो मैंगलोर कर्नाटका में लोकेट करता है। कर्नाटका में भी जो समुद्र का किनारा है वो कौन सा है, तो वो भी है अरब सागर का। तो कर्नाटक में भी अरब सागर के समुद्र तट के किनारे ये स्थित है। इसके साथ न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी उच्च गुणवत्ता के उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए। आपको पता है कि ये जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक में बच्चों कुछ स्पेशल एरिया है, जैसे बाबा बुदन हिल्स। माउंटेन्स वाले सेगमेंट में मैंने ये कंप्लीट किया है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। बाबा बुदन हिल्स हो गया या बाबा बुदन पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख। तो ये सब कुछ एरियाज हैं जहां पर बेस्ट क्वालिटी का क्या है कि लोहा पाया जाता है। तो वो न्यू मैंगलोर के साथ साथ गोवा का मार्मू गोवा जो पोर्ट है, इन्हीं दोनों जगहों से इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग अगले बंदरगाह की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला मेजर पोर्ट है, इस समय हम लोग बड़े बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। अगला जो हमारा बंदरगाह है वो है कोच्चि। ये जो कोच्चि बंदरगाह है बच्चों, इसको हम कहते हैं अरब सागर की रानी। कोच्चि पूरी सिटी जो है वो अरब सागर की रानी कहलाती है। तो ये अरब सागर की रानी है। साथ में इसका जो लोकेशन है बच्चों वो केरला में है। तो केरल का सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यही है, कोच्चिन। और समुद्र जो है ये भी आपको याद रखना है, अरब सागर। तो फिलहाल हम लोगों ने भारत के 13 बड़े बंदरगाहों की बात शुरू की है। उसमें पहले मैंने आपसे जो बात किया है कि भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाहों की, जिसमें 6 बंदरगाहों की हम लोगों ने बात कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कांडला की। कांडला के बाद हम लोगों ने बात किया बंबई की या मुंबई पोर्ट की। फिर हम लोग नुहा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात किए। नुहा सेवा के बाद हम लोग बात किए मार्मू गोवा की। मार्मू गोवा के बाद बच्चों हम लोगों ने बात किया न्यू मैंगलोर की। और न्यू मैंगलोर के बाद अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कोचीन की। तो ये 6 बड़े बंदरगाह आपको अरब सागर के समुद्र तट पर देखेंगे। इनसे जहां से भी आप क्वेश्चन देखोगे, एसएससी, डीएसएसबी, स्टेट सर्विसेज, टीचर की परीक्षाओं में आप बिल्कुल आराम से टच कर सकते हो। सारे क्वेश्चन यहां से टच हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी भारत के पूर्वी तट की तरफ, और वहां देखते हैं कि हमारे मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो पहला बंदरगाह हमको दिखेगा बच्चों, उसका नाम है कोलकाता हल्दिया। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ये बच्चों जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, एक्चुअल में ये दो बंदरगाह, यहाँ पे 2 बंदरगाह है छोटे छोटे, एक कोलकाता और हल्दिया। और इनका अगर आप लोकेशन देखोगे तो जैसे ये हुगली नदी आ रही है, और ये हुगली नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो बिल्कुल हुगली नदी के इसी मुहाने पर एक तरफ इधर के साइड हल्दिया और इधर के साइड जो है कि कोलकाता, ये दोनों बंदरगाह यहां पर विकसित किए गए हैं। तो इसीलिए बार बार इनका नाम जो आता है कोलकाता हल्दिया के रूप में आता है। ये हमारे इस साइड का यानी कि जो पूर्वी तट है भारत का, बंगाल की खाड़ी का तट है, वहां का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा हम नेपाल को भी सामान भेज देते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को भेज देते हैं, इवन यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक सामान का एक्सपोर्ट के यहाँ मतलब इंपोर्ट यहाँ पे स्टेट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो एरिया हैं, इन सभी जगहों पे, चाहे आप नेपाल भूटान को देखो, चाहे आप बिहार, यूपी, दिल्ली वगैरह को देखो, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आप असम, नागालैंड, अरुणाचल को देखोगे, हर जगह जो सामान की आपूर्ति होती है वो इसी बंदरगाह से होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है।
पहले आप देख लो कि ये किस राज्य में स्थित है, तो ये बच्चों पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के साथ इसके बारे में एक चीज और आप याद रखना कि कौन सा समुद्र का तट है जहां पर ये बंदरगाह स्थित है, तो वो है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी पर ये लोकेट करता है। साथ ही इस कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है कि इसका अभी नया नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बच्चों। तो इस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये तीन चीजें आप कोलकाता हल्दिया बंदरगाह के बारे में याद रखिएगा। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर बिल्कुल लोकेट करता है, उस नदी का नाम आपको नहीं भूलना है। उस नदी का नाम हुगली है, क्योंकि हुगली के तट पर ही कोलकाता बसा हुआ है। तो मेजर पोर्ट जो है यहाँ पे कोलकाता है, लेकिन उसका सब्सिडरी पोर्ट जो है यानी उसका सहायक पोर्ट जो हुगली के दूसरे किनारे पर ठीक कोलकाता पोर्ट के सामने विकसित किया गया है वो हल्दिया है। तो कोलकाता हल्दिया हमारा मेजर पोर्ट है। और नेशनल वाटरवेज, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नेशनल वाटरवेज की भी चर्चा किया था। तो नेशनल वाटरवेज 1986 में ठीक यहीं से घोषित हुआ था। फिर ये हुगली नदी से होते हुए इधर गंगा रिवर से लेकर इलाहाबाद तक जाता है। तो मोस्टली जो ट्रेड है या जो सामान है जो इधर की तरफ नेपाल भूटान की तरफ या उत्तर प्रदेश बिहार दिल्ली हरियाणा की तरफ जो सामान यहाँ से आ रहा है वो इसी रूट से आ रहा है। तो ये बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए है बच्चों। यहां से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। अगले बंदरगाह की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो बंदरगाह है बच्चों उड़ीसा में है, उसका नाम है पारादीप। ये हमारा एक अगला मेजर पोर्ट है और पारादीप जो है आपको उड़ीसा में दिखेगा। उड़ीसा की सरकार ने इसको विकसित किया है। उड़ीसा की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस पे काम करती है। और पारादीप भी बहुत ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से हम बहुत सारे जैसे छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क है, इवन उड़ीसा का लौह अयस्क है, झारखंड का है, तो उन सबके जो लौह अयस्क है कोयले हैं यहीं से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली प्रोडक्ट जो उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के और झारखंड के हैं वो किस बंदरगाह से बाहर भेजे जाते हैं, तो वो पारादीप है उड़ीसा का। और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है, बंगाल की खाड़ी के तट। उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला बंदरगाह है वो और भी महत्वपूर्ण है, या एक तरीके से कह लो भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे महत्वपूर्ण है। उसका नाम विजाग या विशाखापत्तनम है। ये जो विशाखापत्तनम है भारत का इकलौता ऐसा बंदरगाह है बच्चों जो वर्ष भर खुला रहता है। अब ये वर्ष भर क्यों खुला रहता है इसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका लोकेशन देखो कौन सा स्टेट है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसका लोकेशन है और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल लाइन पर। तो बे ऑफ बंगाल में ये लोकेट करता है। अभी मैंने बताया कि यह बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। ये वर्ष भर क्यों खुला रहता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यह बंदरगाह एक पहाड़ी के पीछे लोकेट करता है। आपको पता है बच्चों कि भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी इस समय भी एक चक्रवात भारत को प्रभावित कर रहा है, रेमेल नाम है उस चक्रवात का, और काफी ज्यादा तबाही भी मचा रहा है। तो अक्सर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवात आते रहते हैं, और जब ये चक्रवात आते हैं तो बंदरगाहों पर जो कामकाज होता है वो पूरी तरीके से ठप हो जाता है। लेकिन विशाखापत्तनम इकलौता ऐसा बंदरगाह है जो हमेशा खुला रहता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बच्चों ये है कि यह बंदरगाह एक पहाड़ी जिसका नाम है डॉल्फिन नोज, तो डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है उसके पीछे ये लोकेट करता है बंगाल की खाड़ी में। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि ये हमारा समुद्र तट है पूरा का पूरा, और यहां पर ये एक पहाड़ी ऐसे करके और ये बंदरगाह यहां पर है। तो जब ये साइक्लोन इधर से आते हैं तो ये इसी पहाड़ी से क्या करते हैं कि रुक जाते हैं। और ये हमारा जो बंदरगाह है जो यहाँ अंदर की तरफ लोकेट करता है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो विशाखापत्तनम वर्ष भर खुला रहने वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है।
इसके साथ यह इंडिया का सबसे गहरा बंदरगाह है बच्चों, याद रखना। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए। तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है उसका नाम है विशाखापत्तनम। और ये जो विशाखापत्तनम है उसका लोकेशन आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल। अगले बंदरगाह की बात हम लोग कर लेते हैं। अगला बंदरगाह जो हमारा है वो तमिलनाडु में है, एन्नोर। चेन्नई के थोड़ा सा उत्तर में है एन्नोर बंदरगाह। और एन्नोर पोर्ट बच्चों भारत का पहला पेपरलेस या कंप्यूटराइज्ड पोर्ट है। ये पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड पोर्ट है या पेपरलेस है, यहां हर काम कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो ये भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। इसके साथ ही एन्नोर बंदरगाह का जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में है। मैं अभी बार बार इसकी बात कर रहा हूं कि चेन्नई के उत्तर में लोकेट करता है। तो जब चेन्नई में है तो इसका मतलब है कि चेन्नई बंगाल की खाड़ी पर है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर विकसित है। और इस बंदरगाह का जो नया नाम कर दिया गया है उसका नाम है के कामराज पोर्ट। तो इस बंदरगाह का नाम बदलकर के कामराज पोर्ट कर दिया गया है बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। द न्यू नेम ऑफ एन्नोर पोर्ट इज के कामराज पोर्ट। तो भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड पोर्ट, तमिलनाडु में लोकेशन, और बंगाल की खाड़ी जो है कि एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है जहां पे ढेर सारे बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स हैं। अब हम लोग इसके बाद अगले बंदरगाह की बात करते हैं। हमारा जो अगला बंदरगाह है बच्चों वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में पहले तो ये जान लो कि भारत का दूसरा यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट है मुंबई के बाद। सबसे व्यस्त जो बिजिएस्ट और लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का है वो मुंबई है, उसके बाद चेन्नई है। मुंबई और चेन्नई पोर्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मुंबई पोर्ट है वो नेचुरली फॉर्म है, उसको प्राकृतिक बंदरगाह की कैटेगरी में हम डालते हैं। जबकि जो चेन्नई पोर्ट है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। प्राचीन काल में चोला एम्पायर से लेकर तमाम जो साउथ इंडियन एम्पायर थे, डायनेस्टीज थी, वो अपने ट्रेड इस बंदरगाह से करते थे। तो इस बंदरगाह को उन्होंने काफी अच्छे से विकसित किया हुआ है। तो इस तरीके से जो चेन्नई पोर्ट है यह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों, ये याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है विच पोर्ट इज आर्टिफिशियल या विच पोर्ट इज नेचुरल पोर्ट। स्पेशली मुंबई और चेन्नई में आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। मुंबई आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पोर्ट्स और चेन्नई आता है आर्टिफिशियल पोर्ट्स की कैटेगरी में। इंडिया का सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट है और काफी यहाँ पे जो है कि ट्रेड वगैरह चेन्नई पोर्ट से होता है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का कैपिटल है। और कौन सा सागर है यहाँ पे, तो बिल्कुल बंगाल की खाड़ी। इतनी चीजें आप चेन्नई पोर्ट के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला पोर्ट है वो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बच्चों, ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है इसके बारे में पहले तो आप ये जान लो कि भारत का सबसे दक्षिणतम साउदर्न पोर्ट है ये बिल्कुल साउदर्न पोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके दक्षिण में कोई बंदरगाह नहीं है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह, लोकेशन तमिलनाडु, समुंदर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस बंदरगाह से बहुत सारी जो फिशिंग वगैरह के प्रोडक्ट हैं वो यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो बहुत बार इसको कंसीडर हम लोग करते हैं एज अ फिश पोर्ट ऑफ इंडिया। कई बार पेपरों में आता है कि भारत का मछली बंदरगाह या फिश पोर्ट किसको कहते हैं, वो तूतीकोरिन है तमिलनाडु का। और तूतीकोरिन तमिलनाडु का जो बंदरगाह है इसका नाम भी बदलकर चिदम्बरम पोर्ट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका नया नाम जो है वो चिदम्बरम पोर्ट भी है। चिदम्बरम बंदरगाह ये इसका नया नाम है बच्चों।
जैसे नया नाम कुछ बंदरगाहों का मैंने आपको बताया था, जैसे कांडला का बंदरगाह, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय था। नौहा सेवा का बंदरगाह जो है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। कोलकाता के बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। उसके अलावा एन्नोर पोर्ट का नाम के कामराज था। तूतीकोरिन का नाम चिदम्बरम पोर्ट था। तो ये कुछ स्पेशल बड़े बड़े नेताओं के नाम पर हम लोगों ने क्या किया है, अपने पोर्ट्स के नाम भी रखे हुए हैं। इसके बाद हमारा सबसे आखिरी जो बंदरगाह है बच्चों, वो है पोर्ट ब्लेयर। मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में ये भी आता है पोर्ट ब्लेयर। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है बच्चों, इसका लोकेशन अंडमान निकोबार पर है। अंडमान निकोबार का जो नॉर्थ आइलैंड है, अंडमान निकोबार, सॉरी नॉर्थ आइलैंड पे नहीं है बच्चों, ये साउथ अंडमान पर है। तो अंडमान निकोबार के साउथ अंडमान पर ये आपको पोर्ट ब्लेयर दिखेगा। अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सामान बहुत सारा आता है, फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। तो बंदरगाह जो थे इंपॉर्टेंट, उनकी बात हम लोगों ने किया। शुरू में हम लोगों ने बात किया था नेशनल वाटरवेज की, जो भी मैंने बताया करेंटली 111 हैं। तो जल परिवहन हमारा सबसे सस्ता परिवहन का साधन है और पूरे इंडिया में ट्रेड को काफी तेजी से ये इंप्रूव कर रहा है। अब परिवहन के अगले मोड पर चलते हैं। हमारा जो अगला परिवहन का साधन है बच्चों, वो है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत में परिवहन, जो वायु परिवहन है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत बच्चों 1911 में 1911 में की गई थी। और 1911 में जो भारत की पहली हवाई जहाज उड़ाई गई थी, वो इलाहाबाद से नैनी के बीच। नैनी भी आज के डेट में प्रयागराज में ही लोकेट करता है। इलाहाबाद प्रयागराज का पुराना नाम था। तो इन्हीं दोनों जगहों के बीच 6 किलोमीटर के लेंथ के लिए भारत की पहली हवाई यात्रा कराई गई थी। और ये थी पोस्टल सर्विस के लिए, बच्चों याद रखिएगा, ये पोस्टल सर्विस के लिए थी। यानी यहां पर किसी व्यक्ति को बैठाकर नहीं ले जाया गया था। कुछ डाक टिकटें थी, कुछ डाक थे, पोस्ट थे, जिनको यहां से वहां ले जाया गया था। फिर इंडिया में धीरे धीरे वायु परिवहन का क्रेज होने लगा। लोगों को लगा कि वायु परिवहन काफी इंपॉर्टेंट है, समय की बचत होगी। तो उस पे बहुत तेजी से काम होने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे एयरलाइंस वगैरह खुलने लगे। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण एयरलाइंस था बच्चों, टाटा एयरलाइंस। जेआरडी टाटा का बहुत बड़ा सपना था कि उनका खुद का एक एयरलाइंस हो। तो टाटा ने, टाटा एयरलाइंस के नाम से जेआरडी टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया 1932 में। और काफी दिनों तक जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस को अच्छे से ऑपरेट किया और एक काफी बड़ी कंपनी बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन 1953 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, तो मोस्टली वो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते थे उनको वो नेशनलाइज कर रहे थे, चाहे बैंक हो, यूनिवर्सिटीज हो, या कोई अन्य कंपनीज हो। इसी श्रेणी में उन्होंने टाटा एयरलाइंस का भी प्राइवेटाइजेशन किया। तो टाटा एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन 1953 में हुआ। टाटा एयरलाइंस के साथ कुछ और छोटी मोटी एयरलाइंस थी, सबको मर्ज करके दो स्पेशल एयरलाइंस यहां पे बनाया गया 1953 में। एक रखा गया नाम एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स या इंटरनेशनल सर्विस देती थी, और दूसरी इंडियन एयरलाइंस। ये जो इंडियन एयरलाइंस थी, ये डोमेस्टिक सर्विसेज देती थी। तो यहाँ पे दो एयरलाइंस बनाए गए 1953 में। दोनों एयरलाइंस जो थे, एयर इंडिया और इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे चलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी बना, एएआई। और एएआई जो
है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सबसे मेन काम यही था कि एयरलाइंस वगैरह का डेवलपमेंट करना, एयरपोर्ट्स की देखभाल करना, मतलब सब कुछ करके कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरे एविएशन सेक्टर को इंडिया के कंट्रोल करना। और एएआई की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1995 में हुई थी। तो 1995 से लगातार एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काम कर रही है और भारत में पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर को कंट्रोल किया हुआ है। 1953 में जिस टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज करके एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में तब्दील किया गया बच्चों, वो एयर इंडिया लगातार बैड परफॉर्म करता रहा, कंपनी लगातार नुकसान में जाती रही और आगे चलकर सरकार ने ये निर्णय लिया कि चलो इसको वापस से हम प्राइवेटाइज करते हैं या इसका डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एयर इंडिया का प्रॉफिट हमेशा लगातार गिरता रहा। एक स्थिति ये हो गई थी कि एयर इंडिया अपने खुद के कर्मचारियों की सैलरी तक प्रोवाइड नहीं कर पाता था। तो इसके प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और फाइनली 2022 में यानी 2022 में ये कंप्लीट हुआ और वापस से टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को कैप्चर कर लिया और वापस इस समय यानी कि 2024 मई में टाटा कंपनी ही एयर इंडिया को ऑपरेट कर रही है। तो ये था एयर इंडिया और एविएशन सेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बच्चों, जो एग्जाम में बहुत बार करके पूछते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत अच्छी जो जानकारी है बच्चों वो आप जान लो। पवन हंस लिमिटेड, यह एक कंपनी है पवन हंस लिमिटेड, जो भारत में हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज होती हैं स्पेशली वो पवन हंस लिमिटेड के द्वारा ही कराई जाती हैं। कभी कभी आप एक और कंपनी का नाम सुनते होंगे वायुदूत, तो वायुदूत भी इसीलिए बनी थी। तो ये दोनों स्पेशली जो कंपनियां हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज से रिलेटेड है। आज के डेट में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज एविएशन सेक्टर में आ चुके हैं और बहुत अपना जो है कि जबरदस्त वहां पे अपनी पकड़ बनाए हुए इस मार्केट में। इंडिगो है, स्पाइस जेट है, बहुत सारे ऐसे किंगफिशर हैं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो आपको जो है कि एविएशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और रिसेंटली बच्चों मार्च 2024 की एक बड़ी घटना थी कि भारत में इंडिगो जो है ये भारत की पहली कंपनी एविएशन सेक्टर बनी है जो एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि एक साल में सीधे सीधे 1 मिलियन लोगों को यहां पर जो है कि क्या कर रही है कि एविएशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी या हवाई यात्रा कराई थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी कि एक साल में 1 मिलियन लोगों को इसने क्या किया था, हवाई यात्रा उपलब्ध कराया था। इतना बड़ा कंपटीशन के बावजूद इंडिगो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा बच्चों भारत में कुछ बड़े एयरपोर्ट्स के नाम भी हम देखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स जो होते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एएआई के अंतर्गत आते हैं। एएआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये सारे एयरपोर्ट्स का देख रेख डेवलपमेंट वगैरह करता है और रिसेंटली एआई ने इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज भी करना शुरू किया है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो कुछ वर्षों के लिए किसी एयरपोर्ट्स को लेकर उसको आप देख रेख करो, उसकी जो इनकम हो वहां पे आप उसमें शेयर करो। तो इस तरीके से एआई आजकल एयरपोर्ट्स को कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से कर रही है। पीपीपी मॉडल यहाँ पे चल रहा है। तो इंडिया के कुछ मेजर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं जहां से लगातार क्वेश्चन बच्चों बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नई दिल्ली की, जिसका नाम है आईजीआईए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों, ये भारत का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस समय। तो इंदिरा गांधी कहां पर है, नई दिल्ली में है। इसके बाद रिसेंटली चंडीगढ़ का जो पोर्ट है उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया गया। तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में। इसके अलावा गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास बच्चों याद रखिएगा अमृतसर में। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में। बी आर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
नागपुर में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में बच्चों कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा के बारे में याद रखना, भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट, रिसेंटली अवार्ड इसको मिला है, तो भारत का सबसे सुंदर एयरपोर्ट कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। इसके बाद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों, कोचीन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है जो फुली सोलर एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, यानी यहाँ की जितनी बिजली आपूर्ति है वो सौर ऊर्जा के द्वारा आपूर्ति की जा रही है। तो कोचीन एयरपोर्ट जो है आपको केरला में दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स थे। इसके अलावा हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों। ये जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है हैदराबाद में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसएससी डाल चुकी है, इस पर क्वेश्चन बना चुकी है, दिल्ली पुलिस भी डाल चुकी है। वीर सावरकर, ये जो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बच्चों ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर, काफी फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहिल्याबाई होलकर, और ये उस शहर में है जो लगातार 8 सालों से भारत का सबसे साफ सुथरा शहर बना हुआ है, यानी इंडियाज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर। तो इंदौर में है अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये आपको मिलेगा कोलकाता में। इसके बाद आपको मिलेगा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेपी इनको कहा जाता था लोकनायक बच्चों, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको मिलेगा पटना में। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफी फेमस एयरपोर्ट है और भारत का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री जिसके नीचे से बच्चों रनवे होगा हेलीकॉप्टर का, जो एयर सर्विसेज हैं, और ऊपर से जो है कि फ्लाईओवर बनाए गए हैं जहां से 4 व्हीलर गाड़ियां और भी चीजें यहां से चलेंगी। तो कहने का मतलब है इस तरीके से नीचे से एयरपोर्ट वो जो जहाज है उसका रनवे रहेगा और ऊपर से जो है क्या रहेगा, ऊपर से यहाँ पे फ्लाईओवर बनाकर आम ट्रैफिक को पास किया जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है वाराणसी में। और हमारा सबसे आखिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल है वो है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो बच्चों ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स पर कभी कभी क्वेश्चन वो बनाते रहते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है इंडिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट या सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो है नई दिल्ली। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह किया गया, वो चंडीगढ़ का नाम बदलकर कर दिया गया। सबसे जो सुंदर एयरपोर्ट इंडिया का है कैंपेगौड़ा है। इसके अलावा सोलर ऊर्जा द्वारा संचालित वो है कोचीन। तो बच्चों आज की जो वीडियो में हम लोगों ने बात किया, 2 परिवहन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसको बिल्कुल अच्छे से आप देखना और इसके बाद प्रैक्टिस सेट इस पे जरूर करना, नहीं तो हम इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। इसके बाद अगले इसके जो पार्ट आएंगे उसमें हम लोग रेल परिवहन और सड़क परिवहन की बात करेंगे और थोड़ी बहुत पाइपलाइंस की भी बात की जाएगी जहां से गैस वगैरह की आपूर्ति की जाती है। वीडियो बच्चों जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।